हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तक क्लासेज पर। मैं संजय सहग आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 में हुए थे उनका। आज पेपर नंबर 4 जो आपके हुआ था 10/8/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में, इसका आपके साथ में क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया। ये उस टाइम 2017 में सीएजी का पूछ रहा है। तो 2017 में भारत के सीएजी कौन थे, आपके राजीव मेहर्षि, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पर सीएजी, तो सीएजी का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी का उल्लेख है। और बात की जाए कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है, तो वर्तमान में भारत के सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी की फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल। अब चलो बात करते हैं, यहीं पे मैं आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में भी बता देता हूँ। भारत का सबसे बड़ा न्यायाधीश इसे कहा जाता है, भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में है। और भारत का वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमनी भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है 4:37 दोपहर के बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण होगा। अब घड़ी की 2 मिनट और घंटे वाली सुई के बीच यदि कोण पूछा जाए तो उसका सूत्र होता है थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटा। यहाँ पर हमें थीटा पूछा गया है तो 11/2 इंटू मिनट कितनी है, यहाँ पर मिनट आपके 37 माइनस 30 इंटू घंटा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11×7=77, हाथ की 7 और 11×3=33, 33 और 7 कितने हो गए 33 और 7 40, 407/2 माइनस 728। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं आगे। यहाँ पर कितना हो गया 4×3=12, सॉरी 4×3=120 होगा यहाँ पर। अब 407 माइनस ये 240/2, यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं तो यहाँ पर घटा लेता हूँ मैं 7 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 167/2, मतलब 8 और 3 दूनी 6 बचा 1, 83.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 4:37 पर मिनट घड़ी की सुई में मिनट और आपके घंटे वाली सुई के बीच 83.5 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। अब परीक्षा में क्या होता है, सफलता, जिस प्रकार परीक्षा में हमें सफलता मिलती है उसी प्रकार मैच में क्या होता है, मैच में विजय प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साई और इधर मैं आयु ले लेता हूँ आपके किसकी, सतीश की। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है आपके 11:9। और लास्ट में पूछा गया है कि वर्तमान में सतीश की आयु कितनी है, इस सतीश की वर्तमान में आयु कितनी है। ठीक, तो यहाँ से देखना एक बार, 9×5 45 और 11×4 44। तो 45 में 44 जाएंगे, एक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ अंतर कितने का है 9×2 11, 2 का, तो 2 ये 3 से गुणा हो जाएगा तो 6, एक बराबर कितना हो गया 6। वर्तमान में साई की उम्र कितनी हो जाएगी 6×5 30 वर्ष। और बात की जाए वर्तमान में सतीश की आयु कितनी हो जाएगी, तो 6×4 24 वर्ष। तो वर्तमान में सतीश की आयु कितनी होगी 24 वर्ष, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आपकी आयु हो जाएगी 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, ई के बराबर क्या होता है 1/2 mv², 1/2 m
v² 1/2 m। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है आपको 0.5 इंटू वेग कितना दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो स्क्वायर होगा तो 4 चौक 16 और 16 पंचे 80 मतलब पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा बटा 2, तो कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा कोई सी भी हो चाहे ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 4 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिगर दी गई है और प्रॉब्लम फिगर में यहाँ पर ये रिक्त स्थान क्वेश्चनवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, आंसर में जो 4 आकृतियाँ दी गई है उनमें से आपको चूज करना है। तो हम आंसर में देखते हैं यहाँ पर कौन सी फिट बैठेगी। तो ये आंसर नंबर 3 वाली आकृति है, ये इस क्वेश्चन मार्क स्थान पर एकदम करेक्ट आ जाएगी। कुछ इस प्रकार होगी ऐसे और फिर इस प्रकार ये आकृति है ये यहाँ पर आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ओम के नियम अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थित रहता है, तो आपको नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा गया है कि क्या होता है। ओम के नियम अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है तो क्या होता है। ओम का नियम होता है V बराबर IR, और ये V तो क्या है, V तो आपके यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, तो I व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R का, तो जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे R की वैल्यू घटती जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया प्रतिरोध बढ़ता है, I बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है बढ़ता नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बोला गया विभवांतर घट जाता है, विभवांतर तो स्थिर रहता है कांस्टेंट है। और थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, नहीं, जैसे जैसे I करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा, नहीं कि कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया प्रतिरोध कम हो जाएगा, हाँ, I का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध वैसे वैसे कम होता जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिरोध कम हो जाता है जब I का मान बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो O3 इस एक अणु में कितने परमाणु है 3, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 3, तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं 3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया, तो उन्होंने आपके ये चिरंजीवी जो तेलुगु फिल्म अभिनेता है इन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी और बाद में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रजा राज्यम पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित हल करें, आपको बोर्ड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको हल करना है। इसमें यहाँ पर है -4 फिर छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट फिर यहाँ पर 19 माइनस यहाँ पर माइनस के अंदर -2 फिर ब्रैकेट छोटा बंद फिर इंटू फिर छोटा ब्रैकेट फिर -8 फिर छोटा ब्रैकेट फिर मंझला ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया है। तो बोर्ड मास के नियम अनुसार सर्वप्रथम जो छोटा ब्रैकेट है ये 16 होता है, तो ये -4 फिर माइनस ये 19 और ये छोटा ब्रैकेट 16 आएगा, तो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस +2 ये इंटू है जैसे ही रहेगा और ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो -8, ये मंझला ब्रैकेट है और यहाँ पर पूछा गया है -4 फिर इस मंझला ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ पहले 19 यहाँ पर, तो ये इंटू में ही ये 19 यहाँ पर गुणा करा देता हूँ, कितना होगा 8 दूनी 16, ये मंझला ब्रैकेट एक बार रहने देता हूँ मैं -4 मंझला ब्रैकेट यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 3 चौक 12, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस के 12, तो क्वेश्चन के स्थान पर क्या आ जाएगा -12 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। अब कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग के लिए शर्त होती है यदि किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 5 और 7 इनमें से हो तो वे संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा इकाई का अंक 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में इकाई का अंक
7 आ रहा है और ऑप्शन नंबर थर्ड में इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो ये तीनों संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बना सकती। तो बचा ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये 4 संख्याएं ध्यान रखनी है, 2, 3, 5, 7। ये किसी भी अंक के इकाई के रूप में आ जाए तो वे संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती और आपको क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपको तो केवल देखना है कि इकाई का अंक यदि इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है किसी संख्या के, तो वे 100% पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर 441 पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो आपके 21 का वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक की पहचान करें। आपको एक सीरीज दी गई है 6, 12, 20, 32, 42, 56 और लास्ट में दिया गया है 72। इनमें से कौन सा गलत अंक है उसको आपको चूज़ करना है। यहाँ पर 6 ऐड कर रहा है, फिर कितना कर रहा है 8 ऐड कर रहा है, फिर यहाँ पर कितना कर रहा है 12 ऐड कर रहा है, फिर यहाँ पर कितना कर रहा है 10 ऐड कर रहा है, फिर यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है 14 ऐड कर रहा है और यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है आपके 6, 4 और यहाँ पर 1, यहाँ पे 14 ऐड कर रहा है। 1 मिनट, 14 कैसे ऐड कर रहा है 6, 6, 12, 6, 16 ऐड कर रहा है। यहाँ पर 16 ऐड कर रहा है, यहाँ पर 14 कर रहा है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12। तो यहाँ पर कौन सा गलत अंक है, यहाँ पर 6, 2, 8, यहाँ पर यदि 10 मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 30, फिर यहाँ पर 12 ऐड करूँ तो यहाँ पर 42, फिर 14, मतलब 2 बढ़ा रहा है 6, 8 और यहाँ पर ये 32 नहीं होगा। यहाँ पर यदि 30 होगा तो 10 ऐड करने पर यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो 32 यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखना है, कहीं ऑप्शन में लिखा होगा 32, हाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ है 32, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज़ में ये 32 यहाँ पर नहीं आना चाहिए, 30 आना चाहिए, तो ये 32 गलत अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको वक्तव्य दिया गया है रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। अब मान्यता फेस्ट में क्या बोला गया है, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। हाँ, तब तत्काल से यदि रेलगाड़ी के किराए में 25% की वृद्धि हुई है तो 100% लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। सेकंड, परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि करवा सकते हैं या नहीं, लेकिन यदि रेलवे ने तत्काल प्रभाव से किराए में 25% वृद्धि की है तो 100% ये तो कह सकते हैं कि यात्रा लोग रेलगाड़ी द्वारा करना पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल मान्यता एक ही यहाँ पर सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, केवल मान्यता फेस्ट नीत है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वे 2210 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब मैं मान लेता हूँ वीर की मासिक आय x। अब x में से वे क्या करता है 15% घर के किराए पर तो बचता कितना है 15% खर्च कर देता है तो 85% बचता है। और फिर बोलता है किराए पर और शेष जो 85% बचा है शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है, तो 60% खर्च कर देता है तो बचता कितना है शेष का 40%। और वे बोला गया है यदि वे 2210 की बचत करता है, ये बचत की है, ये किसके बराबर है 2210 के बराबर बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। हमें x का मान निकालना है, हमने माना उसकी मासिक आय है x रुपये, तो मैं यहाँ से 0 से 0 काट दूँ, फिर यहाँ से एक बार मैं यहाँ पर 2 से काट दूँ इसको, यहाँ 2 का भाग 10 में 5 बार और 5 का भाग यहाँ पर 17 बार, तो x बराबर कितना होगा 22 10 इंटू ये 100 यहाँ पर गुना हो जाएगा और 17 इंटू 2 ये भाग में, और फिर यहाँ से ये 50 बार और 17 का भाग में इस 2210 में देता हूँ 17 एकम 17 और 5 बचा, ये एक यहाँ पर आ गया 17 51, तो ये 130 इंटू 50 तो 13 पंजे 65, ये 00। तो वीर की मासिक आय कितनी होगी 6500 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने
कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो मेंडलीव ने जो आप पीरियोडिक टेबल दी थी, पीरियोडिक टेबल सबसे पहले मेंडलीव ने ही दी थी। मेंडलीव ने ही तत्वों को वर्ग और आवर्त के रूप में विभाजित करके एक पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी। और मेंडलीव ने जो आपके रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो मेंडलीव ने अधिकतर ध्यान केंद्रित किया था आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा होगा, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक प्लाज्मोडियम का शरीर जब टूटता है तो वे बहुत से अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है और वहाँ से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। प्लाज्मोडियम आपके मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मलेरिया का परजीवी तो है आपके, मलेरिया तो होता है आपके मादा एनोफ्लिस से, और ये प्लाज्मोडियम है आपके परजीवी है। प्लाज्मोडियम आपके अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। ये प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये इसके कारण कौन सा रोग होता है? मलेरिया तो आपके मादा एनोफ्लिस से होता है शायद। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि प्लाज्मोडियम किस रोग का परजीवी है। मेरे अभी कन्फ्यूज़न है कंप्लीट, मेरे को सही इसकी डिटेल पता नहीं है कि किसका है, मैं अभी भूल रहा हूँ। तो आप ज़रूर इसका कमेंट सेक्शन में बताना कि ये प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है दो दशमलवों का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी दशमलव संख्या कितनी है? अब यहाँ पे बोला गया दो दशमलवों का गुणनफल कितना है? 0.768 है। उनमें से एक दशमलव संख्या कितनी है? 1.6 है, तो दूसरी कितनी है? मैं x मान लेता हूँ और इनका गुणनफल ये है, तो इसको मैं सीधा नीचे यहाँ पर भेज देता हूँ। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे हट जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 7.68/16। फिर पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 2 0 लग जाएगा और भाग देता हूँ मैं इसमें, कितनी बार जाएगा 16 पंजे 65, बचे कितने 65 और 11, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 16 7 112, 16 8 128। 1 मिनट देखना यहाँ पर कितना बच रहा है, 16 एकम 16, 16 पंजे 65, 10 75 और एक कैसे बच रहा है? 1 मिनट देखना, कहीं गलती तो नहीं कर दी ने। 7 6 8 और नीचे कितना है 16, तो 16 पंजे 80 होता है, सॉरी 16 चौक 64, 16 चौक 64, 10 74, यहाँ पर बचेगा आपके 74 और 1 2 और 8, फिर 16 8 128 अपोन में कितना है नीचे 100। तो ये इसका भाग दूंगा तो कितना आएगा x बराबर 0.48 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि एक लोन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 25 मिनट के दौरान ये कितने रेडियन चलेगा? एक लोन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 1 घंटे में कितने चक्कर लगाता है? 20 चक्कर। 1 घंटे में चक्कर लगाता है आपके 20, और बोला गया है कि 25 मिनट के दौरान ये कितना रेडियन चलेगा। अब 1 घंटे में ये कितना रेडियन चलता है? 20 चक्कर लगाता है। 20 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में कितना 2 पाई आर रेडियन चलता है, तो 20 चक्कर में कितना चलेगा? 20 × 2 कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 पाई आर रेडियन चलेगा 1 घंटे में। तो आपको पूछा गया है कि ये 25 मिनट में कितना चलेगा, तो 25 मिनट बराबर 40 पाई, यहाँ पर 2 पाई आर होता है तो आर, लेकिन आर तो यहाँ पर दिया गया है नहीं इन्हें, 1 मिनट रुको। रेडियन इतना चक्कर लगाता है, 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है। 1 घंटे में लगाता है आपके
20 चक्कर, तो एक चक्कर में 360 डिग्री तय करता है। तो एक घंटे में कुल कितनी डिग्री तय कर लेगा? 20 इंटू 360 डिग्री तय कर लेगा। अब 25 मिनट में कितनी डिग्री तय करेगा? 20 इंटू 360 बट्टा 60 इंटू 25, 6 36, 20 इंटू 6 इंटू 25 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पाई बटा 180 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 और 6 तिरी 18, 25 दूना 50, 50 बट्टा 3 और ये पाई, ये 25 मिनट में 50 बट्टा 3 पाई रेडियन कंप्लीट कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 50 पाई बटा 3 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करना है आपको यहाँ पर 4 चिन्ह दिए गए हैं। इनमें से 3 चिन्ह किसी तरह से आपस में रिलेटेड है, परंतु एक इनमें से आप एक जो साइन यहाँ पर दिया गया है ये इन चारों में से भिन्न है। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा है? आपको दिख रहा होगा ये अल्फ़ाबेट है और बाकी ये सब साइन है। तो ये क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इन तीनों से चारों में से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के जरिए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, यदि दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है आपको। यहाँ पे पहले दिया गया ए के बाद में बी, सी के बाद में डी, ई, एफ और एफ के बाद में क्या है? जी, एच, आई, जे। तो जे के बाद में क्या आएगा? जे, के, एल, एम, एन और ओ। यहाँ एक अक्षर है, एक अल्फ़ाबेट है, यहाँ 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाए? के, एल, एम, एन, ओ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है भारत में ऋण समावेशन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया? तो ये 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस टाइम उन्नति क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया था? तो एसबीआई बैंक ने शुरू किया था। अब बात करते हैं हम एसबीआई बैंक की, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, एसबीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई बैंक की आपके स्थापना होती है 1 जुलाई 2017 को। एसबीआई बैंक की 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना होती है। इन्होंने 2017 में उन्नति क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था और स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 से एसबीआई बैंक का, इससे पहले एसबीआई बैंक को नाम से जाना जाता था इंपीरियल बैंक के नाम से इस एसबीआई बैंक को जाना जाता था। और 1 जुलाई 1955 के बाद इसको एसबीआई के नाम से जाने लगा। और इस इंपीरियल बैंक, इसका गठन हुआ था आपके 1921 में। 1921 में 3 बैंक थी, एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे, एक थी बैंक ऑफ कलकत्ता और एक थी बैंक ऑफ मद्रास। इन 3 बैंकों का विलय हुआ था 1921 में और विलय होने के बाद इंपीरियल बैंक का गठन होता है। और ये इंपीरियल बैंक की आगे जाके 1 जुलाई 1955 में एसबीआई के रूप में निकल कर आती है। और वर्तमान में सबसे बड़ी भारत की जो बैंक है वे है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बात की जाए वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो दिनेश कुमार खारा इसके हेड है। और बात की जाए कि वर्तमान में आरबीआई की बात की जाए, बैंकों की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आरबीआई के बारे में भी बता देता हूँ आपको। आरबीआई की स्थापना होती है आपके 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और 25वें वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के? वे है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है? साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो साइकिल की सवारी करते हैं तो कौन सी ऊर्जा वहाँ से नहीं निकलती? अब साइकिल की सवारी करने पर 100% गतिज ऊर्जा निकलेगी और साइकिल की सवारी करते टाइम शरीर से हीट के रूप में उसमें ऊर्जा निकलेगी। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का संयोग क्या कहलाता है? योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा ये भी होगी, लेकिन साइकिल की सवारी करते समय ये रासायनिक ऊर्जा नहीं होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है एक विलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस अणु की सांद्रता कितनी होगी, ये आपको निकालना है। पहले विलियन का आपके पीएच कितना है 3 है और बदल के कितना हो जाता है पीएच 6 हो जाता है। तब पूछा गया H प्लस अणु की सांद्रता कितनी हो जाएगी। अब पहले 3 था तो 3 बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -log 10 -log यहाँ पर बेस में 10 रहता है और H प्लस आइन। अब क्या करता हूँ मैं, आपके H प्लस आइन इसको log को उधर भेजता हूँ तो H प्लस आइन बराबर क्या होगा, माइनस का 10 है ये ऊपर चला जाता है 10 की पावर -3 हो जाता है। और बाद में पीएच ये पहले 3 था तो H प्लस कितने थे 10 की पावर -3 और अब पीएच कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो 6 बराबर क्या होता है -log 10 और यहाँ पर H प्लस आइन। तो यहाँ से निकालूँ H प्लस आइन बराबर क्या होगा, यहाँ पर 10 की पावर -6 तो पीएच 3 था तब H की पावर थी -3। H प्लस आइनों की संख्या कितनी थी 10 की पावर -3 और पीएच जब बढ़कर 6 हो जाता है तो H प्लस आइनों की संख्या कितनी हो जाती है 10 की पावर -6। तो यहाँ से कितनी घट गई 10 की पावर -3 घट जाती है H प्लस आइनों की संख्या। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा 10 की पावर -3 का अर्थ होता है 1000। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा 1000 गुना कम हो जाती है H प्लस आइनों की संख्या, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है आपको यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है और पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत है। शहर सी में कितने लोग शिक्षित है। अब शहर सी, ये रहा शहर सी, इसमें कितने लोग शिक्षित है 50 लोग शिक्षित है। अब पूछा गया है कि परसेंटेज कितना है, कितने परसेंटेज दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। तो शहर सी में कितने कुल कितने हैं 150 लोग, उसमें शिक्षित कितने हैं 50 और शिक्षित का हमें पूछा गया है परसेंटेज पूछा गया है। तो 5 3 15 100 में 3 का भाग दूंगा तो 33.33 परसेंटेज शहर सी में कुल जनसंख्या का शिक्षित परसेंट है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 33.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के 6 संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो स्पाइस जेट के आपके संस्थापक कौन है, अजय सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एक युक्ति दी गई है और नीचे 2 पूर्व धारणाएं दी गई। युक्ति में बोला गया है एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वे प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। अब एक्स क्या कर रहा है, इस वाई को सलाह दे रहा है कि यदि तेरे को प्रबंधन की पढ़ाई करनी है तो आपको IIM संस्थान में जाना चाहिए। अब पूर्व धारणा फर्स्ट क्या कहती है, पूर्व धारणा फर्स्ट बोल रही है, बोला गया पूर्व धारणा फर्स्ट में IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। हाँ IIM, तभी तो ये वाई बोल रहा है कि तेरे को IIM में प्रबंधन की पढ़ाई करनी है तो जाना चाहिए। नेक्स्ट पूर्व धारणा सेकंड में क्या बोला गया है, एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है। हाँ सुनता है तभी तो ये वाई एक्स को सलाह दे रहा है। यदि ये वाई सुन ही नहीं रहा है, सॉरी एक्स सुन ही नहीं रहा है तो वाई सलाह क्यों देगा। इसका दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, पूर्व धारणा फर्स्ट ही करेक्ट होगी और पूर्व धारणा सेकंड ही करेक्ट होगी। तो चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है जब प्रकाश की किरण एक संघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो ये किस दिशा में मुड़ती है। जब भी प्रकाश की किरण आपके संघन माध्यम, ऊपर में मान लेता हूँ संघन और नीचे विरल, संघन माध्यम से यहाँ पर ये अभिलंब होता है। जैसे ही प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो पहले तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और पहले तो अभिलंब की ओर झुकेगी और दूसरा इसका वेग कम हो जाएगा। वेग तो होता है कम और अभिलंब की तरफ ये झुक जाती है।
अब यहाँ पूछा गया है किस दिशा में मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर यहाँ पर पूछा गया है संघन माध्यम में या विरल माध्यम में। 1 मिनट, संघन माध्यम से विरल में जाती है, संघन से विरल में जाती है, तो ये किस दिशा में मुड़ती है। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन माध्यम से विरल में जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है और इसका वेग बढ़ जाता है, घटता नहीं बढ़ता है, वेग बढ़ता है और अभिलंब से दूर हट जाती है। हालांकि ये यदि विरल माध्यम से संघन में जाती है तो क्या करती है, विरल से यदि संघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसका वेग कम हो जाता है। जब सघन से विरल में जाती है तो इसका वेग बढ़ जाता है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्यम क्या है। माध्यम पूछा गया है, तो त्रिकोणीय संख्या कौन सी होती है। जैसे फर्स्ट त्रिकोणीय संख्या, पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी त्रिकोणीय संख्या कितनी है 3, तीसरी त्रिकोणीय संख्या 6, चौथी त्रिकोणीय संख्या 10 और पांचवी त्रिकोणीय संख्या कितनी है 15। ये क्या है त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या का निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब पहली निकालनी हो तो n की जगह 1 रख दो, तो 1 और यहाँ पर 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 तो पहली संख्या त्रिकोणीय 1 आ जाएगी। दूसरी निकालनी हो तो यहाँ पर 2 रखूँगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 प्लस 1 3। तीसरी निकालनी हो तो यहाँ पर 3 रख दूंगा, यहाँ 3 और 1 4, यहाँ 2, फिर 4 से 2 कट जाएगा और 2 इंटू 3 6। इस प्रकार त्रिकोणीय संख्या निकालते हैं। और पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य कितना है, तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्या इनका योग कर लेते हैं और फिर इसमें आपके 5 का भाग देते हैं, तो 15 और 10 25, 25 और ये यहाँ पर कितना हो गया 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7। तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान 2 है, तो कोट थीटा का मान कितना होगा। अब कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान यदि 2 है तो इसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान होगा 1/2। इनको जोड़ लेता हूँ मैं, या आपको यहाँ से कोट निकालना है तो मैं इसको घटा ही लेता हूँ। चलो यहाँ से मैं घटाऊँगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा। 2 कोट थीटा बराबर कितना होगा 2 माइनस 1/2। 2 कोट थीटा बराबर कितना हो 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3/2। और कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 3/4। 3/4 का मतलब 0.75। अब आपको 0.75 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 में देखिए 0.75 आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.75, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। तो रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा। ये अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, तो अभिनव बिंद्रा है आपके शूटिंग से संबंधित। और वर्तमान में यदि अभी ओलंपिक जो कंप्लीट हुए हैं टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो ओलंपिक में बात की जाए ध्वजवाहक कौन था, तो टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, इसमें पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये भारत की ओर से ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हीलियम की फर्स्ट कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। इसके बाद आता है एक्रिय गैसों में नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो फर्स्ट सेल में कितना भरेंगे 2n² के अनुसार भरा जाता है। तो n की जगह 1 फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में n की जगह 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये सेकंड सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 8। तो हीलियम को छोड़कर अन्य सभी एक्रिय गैसों में या नोबल गैस बोल दो, नोबल गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 8, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर ये अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा ने 2017 में पेटा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम यहाँ पे 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का चयन कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो पहले पीपुल के आगे पर्सन लिखा हुआ है, इसी प्रकार इस फंगस का क्या होगा, फंगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है प्राकृत संख्याएं ए बी सी डी और ई में से विषम संख्याएं कौन सी है। अब ए बी सी डी और ई प्राकृत संख्याएं है, बी अभाज्य संख्या है। अब बी अभाज्य संख्या आपको दिया गया प्राकृत संख्या ए बी सी डी और ई, इनमें से आपको पूछा गया है कि विषम संख्या कौन कौन सी। वक्तव्य फर्स्ट में बोला गया है ए बी सी डी प्राकृत संख्या है और वक्तव्य सेकंड में दिया गया है कि बी अभाज्य संख्या है, बी अभाज्य संख्या है। अब बी अभाज्य संख्या है तो बी की जगह अभाज्य संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। अब यदि बी की जगह अभाज्य संख्या 2 हो तो यहाँ पर सी की जगह 3 हो जाएगा और बी की जगह अभाज्य संख्या 3 हो तो सी की जगह 4 हो जाएगा। तो इन दोनों ही वक्तव्यों से हम दोनों ही वक्तव्यों को यदि देखा जाए तो इनसे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी विषम संख्याएं हैं। तो इसका दोनों ही ये वक्तव्य सही नहीं है। दोनों ही वक्तव्यों को एक साथ यदि शामिल कर लिया जाए तो भी इस प्रश्न में हम नहीं बता सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक और ना ही 2 पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलोक का आकार एक गोलार्ध पर बने शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पूरे शटलोक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें आपके इस प्रकार का ये पर यहाँ पे बैडमिंटन खेलने के लिए जो सीढ़ी बोलते हैं जिसको, उसकी फिगर कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर वे रबड़ वाली बॉल लगी होती है, इस प्रकार से ये फिगर होती है। इसमें सर्वप्रथम आपको ये कंप्लीट ऊंचाई दी गई है 7, तो एक तो ये हो जाएगी, तो ये बाकी कितनी बचेगी 6। फिर इसकी त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या अलग दी गई, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर ये व्यास पूरा 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर व्यास 5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। फिर यहाँ से एल आपको निकालना है। एल निकाल के इस यहाँ पर ये छिन्नक बन रहा है, इस छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। और उसके बाद ये ऊपर जो आपके वर्त बन रहा है, वर्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। इन दोनों का निकाल के आपस में ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में स्वयं सोल्व करके टाइप कर देना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं लेकिन दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। अब आपको 8 देखना है। पहले बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं लेकिन दाईं ओर की संख्या से विभाजित हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम 8 कितने 8 है, यहाँ से देखता हूँ ये 8, ये बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए लेकिन ये तो हो गया 8। नेक्स्ट ये 8, ये बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। फिर ये 8 ही हो रहा है और ये 8 भी अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित हो रहा है। ये 8 देखो, ये बाईं ओर की संख्या से विभाजित 5 से तो नहीं है और दाईं ओर की संख्या 8 से विभाजित है, तो ये एक तो 8 ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला 8 है जो 3 के पास है, ये अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित है तो ये नहीं होगा। केवल ये जो 5, 8
और 8 यहाँ पे है। इसमें केवल ये 1 या 8 ऐसा है जो अपने बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं है परंतु दाईं ओर की संख्या से विभाजित है। तो ऐसे 8 कितने हैं? केवल 1 ही है। तो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड में दिख रहा होगा 1। ऐसे 8 केवल कितने हैं? 1 ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 440 था। रुपये 370 में वस्तु को बेचने पर कितने परसेंट की हानि हुई? अब 10% का लाभ पर वस्तु का बिक्री मूल्य कितना था? 440। तो 10% का लाभ मतलब 110% बराबर कितना है? 440। अब 100% मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ये निकालना है। तो इसका भाग दे दूँ मैं, तो भाग कितनी बार जाएगा? 440 बटा 110 इंटू 100 और 1144, 0 से 0 कैंसिल। तो वस्तु का 100% क्रय मूल्य होता है तो कितना होगा? 400। अब वस्तु को बेचा कितने जाता है? 370 में। 400 की वस्तु है, बेच रहे 370 में, हानि कितने की? 30 की। परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। 2 से 2 0 कैंसिल हो गया, 30 बटा 4 कितना होगा? 7 चौक 28, बचे कितने? 2, उतारा 0, 5 चौक 20, 7.5% की यहाँ पर हानि होगी यदि 400 वाली वस्तु को 370 में बेचा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सेकंड। 7.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। उनका खेल कौन सा है? तो नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है? भाला फेंक। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक के भारत के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता था, वह नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ही जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाला फेंक नीरज चोपड़ा का खेल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है? आपको एक इक्वेशन दी गई है जो कुछ इस प्रकार है, 122 प्लस 345 माइनस 1 इंटू 1011 और यहाँ पर डिवाइड है 337 और बराबर क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया है। और यहाँ पर पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के साइन के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले 122 प्लस 345 माइनस, अब पहले बोर्ड मास के नियम अनुसार डिवाइड सोल्व होता है, तो इस 337 का मैं भाग देता हूँ आपके 1011 में। कितनी बार जाएगा? 7 3 21 और 3 3 9 2 11 1, 3 3 9 1 10, यानी 3 बार जाएगा। फिर इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। कितना आएगा? 5 2 7, 4 2 6 और यहाँ 3 1 4, 467 माइनस 3, तो कितना निकल के आ जाएगा? 464। अब 464 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाती है? तो जड़त्व है। जड़त्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व किसी वस्तु के अंदर वे गुण होता है, यदि वस्तु कोई विराम अवस्था में है तो जड़त्व के कारण वे वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहिए। गतिमान अवस्था में है तो वे वस्तु गतिमान अवस्था में ही रहना चाहिए। जड़त्व वस्तु के स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी वस्तु को, जो वस्तु जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में रखने का उस वस्तु को प्रयास करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। नेक्स्ट बोला गया है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर चल गया बाईं ओर मुड़ के। वे व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में? अब प्रारंभिक में व्यक्ति यहाँ पर था, वर्तमान में यहाँ पर है। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में देखें तो ये व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? इधर कौन सी दिशा है? ये होगी आपके
पूर्व ये होगी दक्षिण, तो दक्षिण तो प्रारंभिक स्थिति के आपके दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है दक्षिण पूर्व, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कथन दिया गया है गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ने तो गरीबी समझते हैं और न ही वो गरीबों को पेश आने की वाली समस्या के बारे में कुछ जानते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या बोला गया है? निष्कर्ष फर्स्ट में बोला गया है सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए, ऐसा कभी संभव नहीं है, इसके लिए निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो जाएगा। निष्कर्ष सेकंड में क्या बोला गया है? सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों गलत होते हैं। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है ऐसा? ऑप्शन नंबर 4 में देखो, ने तो एक और ने ही दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? अब खाद्य सामग्री को अधिक समय के लिए खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो, और यदि खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण नहीं हो तो वे खराब नहीं होती है। जैसे कुरकुरे और चिप्स हो गई, इनके थैलियों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर के रख देते हैं, तो वे साल 2 साल तक काफ़ी समय तक, जब तक उसके अंदर नाइट्रोजन रहती है तब तक वे खराब नहीं होती है और अधिकतर समय तक चल सकती है। तो इसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो इन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से बचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्सेट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके लिखी गई थी सुदीप्ता दास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का गुणन है 0.432, यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। दो संख्याओं गुणनफल है गुणन है 0.432, उनमें से एक संख्या है 1.6, दूसरी में x मान लेता हूँ तो x बराबर, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, फिर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0। अब x बराबर कितना होगा 432/16 इंटू 100। अब 16 दूना 32, कितने बचे 11। अब 16 16 85 16 16 7 112, और यहाँ पर 00 है तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो x बराबर कितना होगा 0.27, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 में नीचे चित्र के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों में से आपको करना है कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर पहले 2 लाइनें हैं, फिर इन 2 लाइनों को 2 लाइनें काटती है, फिर इन 2 लाइनों के यहाँ पर 4 वर्त बना दिए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये फिगर दी गई है, फिर इस फिगर को 2 लाइनों से काटा गया है, फिर 4 वर्त बना दिए जाते हैं। यहीं पे ये फिगर है, इसको 2 लाइनों से काटा जाता है, और ये इस प्रकार कुछ फिगर है, इसके चारों ओर यहाँ पर वर्त बना दिए जाएंगे 4। ऐसा कौन से ऑप्शन में आंसर फिगर में? तो ऐसा आपको देखने का मिलेगा आंसर फिगर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है दिए गए शब्दों के संबंधित जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चुनें। यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है प्राचीन और पुराना, जिस प्रकार से सेम है उसी प्रकार से बेडशीट और रजाई। प्राचीन और पुराना ये दोनों सेम है, उसी प्रकार ये बेडशीट और इस खाली स्थान पर आएगा रजाई, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला रजाई, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है?
तो सोडियम और एक कभी कभी ऑप्शन में देता है पोटेशियम। ये दोनों ऐसी धातुएं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको पहले यहाँ पर दिया गया है कि मलेशिया में रेलगाड़ियाँ समय पर चलती है, सीरीज जेड को ट्रेन के लिए कितनी देरी तक प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ पर आपको पूछा गया प्रश्न, नीचे कथन दिया गया है। कथन फर्स्ट में बोला गया है सीरीज जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुँचती है, और सेकंड में बोला गया है सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात के 12 बजे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि सीरीज जेड है जो 10 बजे पहुंचती है, और सेकंड में बोला गया है कि ट्रेन कितनी बजे आएगी 11 बजे, और ट्रेन यदि समय पर पहुंचती है मलेशिया में, ऐसा प्रश्न में बोला गया है, तो उसको वेट कितना करना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। तो यदि हम कथन फर्स्ट और कथन सेकंड को एक साथ लें तो ये इस दोनों को एक साथ लेने पर हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसा कौन से आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए। ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला गया दोनों कथन 1 और 2 पर्याप्त है, 1 और 2 एक साथ दोनों पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए। इस तरह से बनने वाले समूह है। तो यहाँ से आपको देखना है कि केवल एक फिगर का एक बार यूज़ करना है, यूज़ करके 3 समूह कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले देखते हैं हम, यहाँ इस आकृति के अंदर एक आकृति है, फिर इस 9 नंबर वाली में आकृति के अंदर आकृति है, और 3 वाली में आकृति के अंदर आकृति है। तो 1, 3 और 9 इसका समूह एक बन जाएगा। फिर देखो आप, यहाँ इस आकृति के आगे एक आकृति लगी हुई है, सेम ही आकृति, इसके भी आगे सेम आकृति एक लगी हुई है, और कौन से में, और ये 4 वाला देखो, इसमें भी आकृति के आगे सेम छोटा करके आकृति को लगाया गया है। तो 4, 7 और 8। और फिर देखते हैं हम, यहाँ पे देखो बच्ची कौन सी, 2, 5 और 6 ये बच गई। तो एक समय बन जाएगा 2, 5 और 6 का। ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है 1, 3, 9, 2, 5, 6 और 4, 7, 8। तो ये 3 समूह इस प्रकार से बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो ब्रायोफाइलम में ये कलियां पैदा होती है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बात बोला गया है जब किसी संकुचित स्लिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। स्लिंकी बोल दो, स्लंकी बोल दो, स्लिंकी बोल दो, या स्प्रिंग बोल दो, स्प्रिंग बोल दो। जब इसको दबा के छोड़ा जाता है तो दबाने पर इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, और जैसे ही छोड़ा जाता है तो ये फैलती है। तो इसके अंदर कौन सी गतिज ऊर्जा आती है, ये स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया गतिज ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। अब जिसके भी आगे एन लगा हो, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब शुरुआत होती है मेथेन, 1 नंबर पर आता है मेथेन, एन का मान यहाँ पर 1 होगा, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस प्रकार ये सीरीज चलती है। तो 3 नंबर पर प्रोपेन आ रहा है तो एन का मान रख दूँ 3, एच यहाँ पर एन का मान 3 रखूँ तो 3 दूनी 6, 2, 8, तो C3 और H8 ये प्रोपेन का आणविक सूत्र है, जो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको एक डाटा दिया गया है कुछ, और पूछा गया है कि प्रतिवर्ष
औसतन वेतन वर्ष 2001 से 6 के दौरान कितना था। तो वेतन की बात की जाए कि वर्ष 2001 से 2006 तक वेतन कितना था, औसत वेतन पूछा गया है। तो यहाँ से जोड़ना है आपको, जैसे 1500 दिया गया है 2001 में, वेतन 2002 में कितना है 2600 है। 2003 की बात की जाए तो यहाँ पर है आपके 3200, 2004 में 4100, 2005 में कितना है 5000। बात की जाए 2006 की, 2006 में है 5200। इन तीनों को क्या करना है आपको, पाँचों को क्या करना है आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से 6 कितना हो जाएगा 12, 12 2 14 और 14 2 16, 16 छक्का हाथ की 1, 5 5 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10 और 1 11, 11 5 11 4 15 और यहाँ पर 15 5 20 और 1 21। अब निकालना यहाँ पर औसत निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 का आपको भाग देना है। तो 6 3 18, कितने बचे 3 6 36 और 00। तो 2001 से लेके 2006 के बीच में औसत वेतन कितना आ जाएगा 3600 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। वे भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/5 से उतना ही अधिक है जितना वे 5/6 से कम है। अब 4/5 से अधिक है, 4/7 से उतना ही अधिक है। तो 4/7 में से मैं उसको घटा दूं, और यहाँ पर फिर बोला गया 5/6 से कम है, तो 5/6 में इसको मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ पर भिन्न बरोबर हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा। तो 4/7 माइनस 5/6, 6 7 42, यहाँ का 6 चौक 24 माइनस 6 7 7 35 बराबर 2xy। 1 मिनट, इसको उधर भेज देता हूँ। तो y से y कैंसिल, x 2x अपॉन यहाँ पर आ जाएगा y। क्वेश्चन में बोला गया वे भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है। 4/7 से अधिक है, तो इस भिन्न को मैं 4/7 से वे अधिक है, तो इसमें से मैं 4/7 को घटा देता हूँ। और फिर बोला गया है वे 5/6 से कम है, तो इसको मैं 5/6 में से घटा देता हूँ। फिर इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो x/y प्लस x/y और ये 5/6 प्लस 4/7, तो यहाँ पर 2x अपॉन y हो जाएगा। और यहाँ पर 42 और 6 7 5 35 प्लस 6 6 चौक 24, यहाँ पर 6 बार भाग जाएगा और 6 चौक 24, यहाँ पर 2xy अब बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5 अपॉन 42। तो यहाँ पर x/y इसका मान निकालना है, तो x/y बराबर कितना होगा 59/42 दूना 84। तो वे भिन्न हो जाएगी 59/84, जो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो अंडप ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ये फूल के केंद्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है कि ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अनुशासित नहीं है, खिलाड़ी है और वो अनुशासित नहीं है, तो यहाँ पर अनुशासित को कौन सा दर्शा रहा है, ये देखो ये अनुशासित को दर्शा रहा है। तो और खिलाड़ियों को कौन सा दर्शा रहा है, खिलाड़ी एथलीट, खिलाड़ियों को ये दर्शा रहा है। अब कितने खिलाड़ी अनुशासित नहीं है, ऊपर दी गई उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। अब अनुशासित यहाँ से देखो ये 7 हो गया, 7 ये अनुशासित नहीं है, और इधर देखो 5 हो गया, 4 हो गया, ये भी अनुशासित नहीं है। खिलाड़ी तो है फिर, लेकिन अनुशासित नहीं है। तो 5 4 9 और 7 कितने हो गए, 9 7 16, तो 16 ऐसे खिलाड़ी है जो अनुशासित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया 16, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 दिया गया है। तो एक्स का आपको मान पूछा गया है। तो यहाँ से
निकालना है आपको x का मान। 1 मिनट, यहाँ पे सेक 10 माने यहाँ से मेरे को बदलना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक 10 सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, मैं इसको 2 सेक स्क्वायर एक्स को इस प्रकार से लिख रहा हूँ, 1 मिनट, माइनस 10 स्क्वायर एक्स और बराबर 5 है। अब सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसकी जगह मैं 1 रख दूँ तो सेक स्क्वायर एक्स और इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना है 5। अब सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, तो सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2। अब सेक का मान 2 कहाँ पर होता है, तो सेक इसका उल्टा होता है कोस का, और कोस का मान उल्टा होता है, तो कोस एक्स का मान 1/2 कहाँ पर होता है, कोस एक्स का मान आपके 1/2 होता है 60 डिग्री का। तो सेक एक्स तो उल्टा होता है, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा 2 किसका 60 डिग्री का, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है कि दो बिंदु का योग 5/6 है, उनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी कितनी है 5/6 में से एक 3/4, इसको घटा दो, दूसरी अपने आप आ जाएगी। एलसीएम कितना आ गया 12, 10 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 1/12। एक 3/4 है तो दूसरी कितनी होगी 1/12, और इनका योग कितना हो जाएगा 5/6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/12, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर नीचे आपको कथन दिया गया, फर्स्ट में बोला गया कि हीलियम का 1 मोल में कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होता है। अब किसी भी तत्व के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या आपके फिक्स होती है, कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके 1 मोल में ये अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानी जाती है, परमाणु की संख्या या अवोगाद्रो संख्या फिक्स होती है। तो पहला तो रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में बोला गया है कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या समान होती है। हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आपको थर्ड और फोर्थ देखने की आवश्यकता नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है दीप्ति ने 175 में कप्पों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने इसे 161 में बेच दिया। दीप्ति को कितने % की हानि हुई, खरीदा कितने में 175 में, बेचा कितने में 161 में, हानि कितने की हुई है 14 की। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हानि प्रतिशत कितना है, तो 175 में खरीदा और 14 कम में बेचा। हानि % निकालनी हो तो हम 100 का गुना करके परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगा देते हैं। 25 का भाग कितनी बार जाएगा 25 7 175 और 25 चौक 100, फिर यहाँ पर कितना होगा 4 चौक 56, 56/7, और 7 का भाग 56 में कितनी बार 8 बार, तो 8% की यहाँ पर दीप्ति को हानि होती है, और 8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है 900 मीटर की दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 370 मीटर से पराजित करता है। इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, दौड़ प्रतियोगिता है, पहला सतीश है, फिर राहुल है और फिर किरण है। सतीश, अब 900 मीटर की कुल दौड़ है, यहाँ पे सतीश है, ये सतीश किरण और राहुल। सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। तो 900 मीटर की दौड़ है, तो 900 मीटर में से एक समान समय में सतीश 900 मीटर दौड़ता है, तो किरण कितनी दौड़ेगी 270 कम दौड़ेगी, तो कितनी दौड़ेगी 0, यहाँ से फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 6। ये 900 दौड़ेगा तो किरण कितनी दौड़ेगी 630, और फिर कह रहा है कि राहुल को 340 मीटर से पराजित कर देता है,
तो राहुल उसी समय में कितना दौड़ेगा 560। समय तो तीनों के लिए समान है दौड़ का। ये उस समय में सतीश 900 मीटर दौड़ता है, राहुल 560 मीटर दौड़ता है और किरण 630 मीटर दौड़ती है। फिर पूछा गया कि इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगी। तो किरण और राहुल का अंतर निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। 6 दूनी 12 1 13 7 कितना आया 70। तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगी। सतीश किरण को 270 मीटर से पराजित करता है। 270 1 मिनट 630 और राहुल को 340 से पराजित करता है। राहुल को 340 से पराजित करता है। तो यहाँ पे बचा आपके 8 560। गलती कहाँ पे कर दी 70। इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगी। किरण राहुल को 70 आ रहा है इसका आंसर। गलत कैसे हो गया 1 मिनट और मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने घटाने में मिस्टेक की है। यहाँ पर देखना आप, मैंने 560 लिखा है और यहाँ पर मैंने 500 कितना आ गया, ये तो 560 ही होगा ना। 270 घटाऊँगा तो कितना आएगा 270 घटाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 900 है, फिर 0 यहाँ पर 3 और यहाँ पे 6, ये तो 630 तो सही है। फिर और कहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे कितना आएगा 1 मिनट रुको, 630 यहाँ पे लिख दिया, फिर 560 और भी कहीं पे गलती मैंने कर दी। 1 मिनट और देख लेता हूँ। मेरे तो यहाँ पर 70 ही आंसर आ रहा है। एक बार आप इस क्वेश्चन को वापस चेक कर लेना और जो आपके यहाँ आंसर आए वे एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर लेना, मैं देख लूँगा बाद में और इस क्वेश्चन में क्या मैंने गलती कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो परजीवी के रूप में पौधे से प्राप्त करता है कस्क्यूटा। ये क्या करता है परजीवी के रूप में पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। तो यहाँ पर ये फिगर आपको दी गई है, ए में इसको यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। फिर क्या होता है इसी प्रकार इस फिगर को ही क्या करेंगे, ये इस प्रकार से उल्टा कर देंगे और इन साइनों को तो एज इट इज जैसे ही रहने देते हैं। तो ऐसा कौन से आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन नंबर, ये देखो ऑप्शन नंबर 2 इसमें ऐसा आपको दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखो ये 2 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, आगरा में। वहाँ पर कौन रहते थे, मुस्लिम संत शेख सलीम चिश्ती, और वहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है यदि किसी व्यक्ति ने ₹60 में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का बिक्री मूल्य कितना है। 60 में खरीदा, 25% लाभ पर बेच दिया, यानी 125/100, 4 का भाग 25 बार 4 बार 25 का भाग 4 बार, 25 का भाग यहाँ पर 5 बार, फिर 4 का भाग कितने आ जाएगा 15 बार। तो 15 पंजे 75। तो वस्तु का बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 75 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 4 ये उत्तर आकृति दी गई है और प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब हमें बताना है। तो देखो ये जो आपके आयत प्रकार की आकृति बनी हुई है, ये तो इधर ही रहेगी जल प्रतिबिंब में। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। अब रिया ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ये ए और बी वाली फिगर आंसर फिगर ये इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज अंदर वाला ये त्रिभुज
कुछ इस प्रकार है। तो जो छवि बनेगी जल प्रतिबिंब में, उसमें ये त्रिभुज ऊपर जाके किस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऐसा कौन से में दिख रहा है आपको, ऑप्शन इस आंसर फिगर ए में दिख रहा है। तो आंसर फिगर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में ये आपको ए दिख रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। तो पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता आपके पश्चिमी घाटों में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो वे यहाँ पर कारण, रिसीवर, स्रोत, शांति, क्या क्वेश्चन है ये। ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ही कुछ अजीब गरीब है। इसका क्या आंसर होगा ये मेरे को पता नहीं है। आप इसका आंसर आपको यदि पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब चाल यहाँ पर दी गई है ट्रेन की 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मीटर में दी गई है, समय सेकंड में दिया गया है। तो इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है आपके मीटर पर सेकंड में। तो इसको मैं 5/18 से गुणा करा दूँ, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है ट्रेन की 150 मीटर, और ये प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी मान लेता हूँ x अपॉन समय कितना लगता है 42 सेकेंड। तो ये 42, पहले मैं थोड़ा सा इसको काट लेता हूँ। 18 में 18 18 तो 38 54 और 5 3 15, 15 इंटू 42 बराबर कितना होगा 150 प्लस x। अब 15 दूना 30, हाथ की 3, 15 चौक 60 और 3 63, 630 बराबर कितना है 150 प्लस x। अब 630 में से जैसे मैं 150 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 480 बराबर ये एक्स हमने मानी थी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 480 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कथन दिया गया और नीचे निष्कर्ष दिया गया है। कथन में बोला गया है कुछ अभिनेता व्यापारी है, कुछ अभिनेता एक्टर क्या है व्यापारी। एक मिनट, कुछ अभिनेता व्यापारी है। कथन में दिया गया कुछ अभिनेता एक्टर क्या है व्यापारी को वाई से लिख देता हूँ। फिर बोला गया सभी व्यापारी बुद्धिमान है। सभी व्यापारी क्या है इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। निष्कर्ष प्रश्न में क्या बोला गया है सभी अभिनेता बुद्धिमान है। सभी अभिनेता बुद्धिमान है क्या, यहाँ से नहीं दिख रहा आपको, तो ये रोंग हो जाएगा निष्कर्ष प्रश्न। निष्कर्ष सेकंड में बोला गया है सभी व्यापारी अभिनेता है। क्या सभी व्यापारी अभिनेता है, नहीं। बोला गया है कि कुछ अभिनेता व्यापारी है, तो कुछ व्यापारी अभिनेता होगा, लेकिन सभी व्यापारी अभिनेता नहीं होगा। तो निष्कर्ष सेकंड में रोंग हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों रोंग हो जाएंगे निष्कर्ष। ऐसा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए, न तो एक और नहीं दो अनुसरण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। ये 10 मीटर चला, फिर बोला गया है फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। नेक्स्ट बोला गया है फिर वे दाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर मुड़ता है फिर इधर, मतलब वापस इसी दिशा में मुड़ता है। ये 10 किलोमीटर चलता है और इसी दिशा में मुड़ता है। 4 मीटर की दूरी चलता है, यहाँ से 4 की चलता है, तो बाकी यहाँ पर कितनी बची 6 की। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आ गया वापस। बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, इधर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर तक चलता है। अब समर्थ किस दिशा की ओर मुख किए है, तो यहाँ पर ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो समर्थ अब किस दिशा में मुख करके चल रहा है पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड में दिख रही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है कि दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या। तो कितनी होगी सीधी रेखाओं की संख्या, थोड़ी सी मैं इस आकृति को जूम कर लेता हूँ।
अब यहाँ से आपको देखना है कितनी सीधी रेखाएं होगी। यहाँ से देखो ये 1, ये 2, ये 3, 3 तो ये होगी, फिर 4, 5, 6 और 7, फिर ये 8, 9, 10 और ये एक छोटी वाली 11। तो यहाँ पर कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता है इस फिगर को बनाने के लिए? 11, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है 11। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें बोला गया है कि फ्रीडम ट्रेल ने 2.5 मील लंबा दर्रा है। फ्रीडम ट्रेल एक 5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको ये प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? तो ये अमेरिकी शहर बोस्टन में मिलेगा। अब यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे? पोटामेक नदी के किनारे। ये एडिशनल जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। इस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, तो इस क्रिस की आयु में 5 वर्ष जोड़ दें तो पार्थिव की आयु के बराबर हो जाएगा। फिर बोला गया 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुणे से 10 वर्ष ज़्यादा था। पार्थिव के उम्र के 2 गुणे से कितना ज़्यादा था? 10 वर्ष ज़्यादा था। फिर इसमें पूछा गया है क्रिस की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर मैं पी रख देता हूँ, पी का मान रख देता हूँ 2। पी का मान कितना है? k + 8 और यहाँ पर ये -8 तो ही बराबर 3k - 24 + 10। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2k प्लस यहाँ पर कितना बचा? 3, 3 दूनी 6 बराबर 3k और माइनस के यहाँ पर कितने बचेंगे? 14। अब मैं इसको 14 को इधर लेकर आता हूँ तो कितना हो जाएगा? 20 और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये के। और पूछा गया है कि क्रिस की वर्तमान उम्र कितनी है। यहाँ पर 1 मिनट देखना, गलत कैसे आ रहा है? 6, यहाँ पे 14, कहीं गलती की है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है। तो पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है तो इसकी एज बराबर हो जाएगी। फिर 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना, 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुणे से 10 वर्ष ज़्यादा था। 2 गुणे से 10 वर्ष ज़्यादा था, ये यहाँ पर रख दिया। फिर यहाँ पर पी का मान रख दिया k + 5, यहाँ से 2k और यहाँ पर कितना होगा? सॉरी, यहाँ पर -6 होगा, -6 होगा शायद। यहाँ से रुको -6 यहाँ तरीके -24 + के 10, गलत कैसे आ रहा है? क्रिस की वर्तमान उम्र कितनी होगी? एक मैंने यहाँ पे देखो गलती कर दी। उसमें बोला गया है कि पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज़्यादा था। तो इस 10 वर्ष को मैं कम कर दूँ तो ये एज बराबर हो जाएगी। यहाँ पे 10 घटा दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 34। और यहाँ पे ये -6 ही है और इस 34 को इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा? ये +6 और ये +34 और -6 और यहाँ 3k में से 2k निकल जाएगा तो k। अब k बराबर कितना हो जाएगा? 28। तो क्रिस की वर्तमान आयु कितनी है? 28 वर्ष। तो आज आपके तो क्वेश्चन पेपर 4 था प्रीवियस ईयर, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमें इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हम यदि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी दायित्व है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी सजेशन है आपका वे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें ताकि हमें भी पता लगे कि हमें इस वीडियो में और कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और किस चीज़ की कमी है वे आप ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चल सके। और इस पेपर की जो मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ, इस पेपर की PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट तक क्लासेज पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड करके एक बार स्वयं प्रैक्टिस करें ताकि जो 2023 में ALP और टेक्नीशियन की आने वाली वैकेंसी में
ये पेपर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे और आप इन पेपरों के माध्यम से आने वाली जो वैकेंसी है उसका पैटर्न अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एलपीओ टेक्नीशियन की जो होने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं पर डे आपके लिए लगातार एक एक करके जो एलपी के कुल 30 पेपर थे प्रीवियस ईयर 2018 के, ये अपलोड करता जाऊंगा और जैसे जैसे वीडियो अपलोड करूंगा उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर मार लेना। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स।